दिल्ली छोड़ बंगाल में शाह ने डाला डेरा, पहली बार बीजेपी के वॉर रूम में गृह मंत्री। क्या है नई प्लानिंग, किसे कहा उल्टा लटका देंगे, ममता की पार्टी के उड़े होश। न उम्मीदवार सुरक्षित, न पत्रकार, सेना से घिरा बंगाल, फिर भी ये कैसा बना हाल। ये तस्वीरें हैं बंगाल बीजेपी कार्यालय की, जहां गृह मंत्री अमित शाह अपनी गाड़ी से उतरकर सीधा ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं और अगले 6 दिनों तक ये बंगाल में ही रहने वाले हैं। ऐसी खबरें भी सामने आई हैं। कुल 15 दिनों तक शाह ने इस चुनाव में बंगाल में डेरा डाला, जो ममता बनर्जी को चुभने लगा है, क्योंकि शाह वहां बैठकर 3 बड़े काम कर रहे हैं। पहला, वॉर रूम से अमित शाह सीधे पोलिंग एजेंटों और जिला प्रभारियों के संपर्क में हैं। दूसरा, रियल टाइम डेटा, मतदान प्रतिशत और संवेदनशील बूथों पर हो रही गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। तीसरा, किसी भी अप्रिय घटना या मतदान में बाधा की स्थिति में वॉर रूम से सीधे चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि चुनाव तो तमिलनाडु में भी है, फिर शाह वहां क्यों नहीं गए? चुनाव तो बिहार में भी हुए थे, फिर शाह वहां इस तरीके से हाईटेक निगरानी क्यों नहीं कर रहे थे? अब तक किसी राज्य में वो 15 दिन डेरा डालकर क्यों नहीं बैठे? वो मनोवैज्ञानिक वजह क्या है, इसे समझना होगा, जिसकी कहानी इन तस्वीरों में छिपी है। ये तस्वीरें हैं दिनाजपुर की, जहां बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु सरकार को ही दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वहां क्या होता होगा? हर गांव, हर गली में जहां बीजेपी का गढ़ नहीं है, वहां इनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और बीजेपी के वोटर्स जिनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती, उनका क्या अंजाम कुछ इलाकों में होता होगा, इसकी भी कहानियां आपने सुनी होंगी। इसलिए राजनीति के जानकार कहते हैं, शाह का बंगाल में डेरा डालना सिर्फ चुनावी रणनीति बनाना, उसकी लाइव मॉनिटरिंग करना भर नहीं है, बल्कि ये उस मनोविज्ञान का हिस्सा है जो वहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को हिम्मत देगा। चुनाव आयोग अपना काम अपने तरीके से कर रहा है। अर्धसैनिक बलों के जवानों की जितनी जरूरतें हैं वो मांग रहा है और उनकी ड्यूटी लगा रहा है। और शाह चूंकि देश के गृह मंत्री भी हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ऐसे वक्त में बढ़ जाती है। शायद इसीलिए वो रैलियों में घूम घूम कर पहले कहते हैं 23 अप्रैल को ममता के गुंडे बाहर ना निकले, इसका ध्यान रखना है, और फिर कहते हैं उल्टा लटका देंगे। सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। क्योंकि बंगाल में कानून तोड़ने की भी सारी इंतहा पार हो जाती है। ये जो चेहरा आपको दिख रहा है, ये व्यक्ति वो सरगना है जिसने चुनाव से पहले ग्लोबल भारत टीवी की टीम को मुर्शिदाबाद में निशाना बनाया था, और अब आर भारत के रिपोर्टर के खिलाफ भी इसने साजिश रची। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो सवाल है, मुर्शिदाबाद क्या माइंड वॉश का गढ़ बनता जा रहा है, जहां इन लोगों के मन मुताबिक बात न करने पर पत्रकार पर तक हाथ उठा दिया जाता है, उसे पाइप से बांध दिया जाता है। वो लोग मुझे मारने में इंटरेस्टेड नहीं थे। मैं मुझे हाथापाई नहीं कर पाए ज्यादा। मेरे शर्ट का बटन जरूर टूटा। जो लोग 1-2 लोग हाथापाई करने की कोशिश कर रहे थे, उससे हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे उस वक्त बहुत अजीब लगा जब मैं वहाँ पे गया। मेरे को वहाँ पे पोल पे बांधने की कोशिश की गई। वहाँ पे एक प्लास्टिक की पाइप थी पीले कलर की। उस प्लास्टिक के पाइप को उठाया और पहला फंदा लगने वाला था, मतलब मेरी बॉडी को लपेटा जा चुका था। और उसी वक्त आपने पुलिस भेजी थी। जब पुलिस वाले आए तो वो लोग जो थे, जो भीड़ थी, उन्मादी भीड़, वो पुलिस कर्मियों से भी मुझे मतलब अलग करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, अलग करने की कोशिश। ये सवाल ग्लोबल भारत टीवी ने तब भी उठाया था, और आज जब देश के सामने मुर्शिदाबाद की स्थिति सामने आई है, खुद हुमायूं कबीर को ही घेरा गया, तो फिर ये सवाल गूंजने लगा कि बंगाल की कानून व्यवस्था को हो क्या गया है, वहां की पुलिस आखिर कर क्या रही है। चुनाव के वक्त अर्धसैनिक बलों ने जब मोर्चा संभाला तो क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की घटनाएं वहां हो सकती हैं, और इसके लिए पहले से ही तैयारी की जानी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात को बेहतर जानते हैं कि बंगाल के चुनाव में उपद्रव का रिकॉर्ड कैसा रहा है। खुद चुनाव आयोग भी इस बात को अच्छी तरह समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।